गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था वर्तनी, जिसमें था वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्ण संयोजन को हम वर्ण विन्यास भी कह सकते हैं और वर्ण विच्छेदन को हम वर्ण वियोजन भी कह सकते हैं। तो अब तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वर्तनी क्या मतलब है। मतलब वर्तनी से आशय है कि जो हम शब्द रखते हैं उसमें वर्णों का विन्यास क्या है, या वर्णों का जो कौन कौन से वर्ण आए हैं और उनका क्रम क्या है, ठीक है, वो किस क्रम से आए हैं। बस यही वर्ण संयोजन होता है। और इसी चीज़ को हम जब अलग अलग जब वियोजन के रूप में दिखाते हैं तो हम एक एक वर्ण को अलग अलग दिखाते हैं कि कौन सा वर्ण, कौन कौन से वर्ण आए हैं अमुक शब्द में और उनका क्रम क्या है। और ठीक उसके उल्टा जब अलग अलग दिए जाएंगे आपको पेपर में और आपको उसका संयोजित रूप लिखने को दिया जाएगा, तो आपको ये लिखना होगा कि ये अलग अलग जो वर्ण वियोजन दे रखा है या जो वर्ण विन्यास दे रखा है उसका संयुक्त में अगर हम उन वर्णों को जोड़ते हैं सही क्रम में तो क्या शब्द बनेगा। तो मेरे ख्याल में बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्तनी से क्या आशय है, या वर्ण संयोजन क्या है और वर्ण वियोजन क्या है। ये बात तो मुझे लगता है समझ में आ ही गई होगी। तो आपने इसमें ये देखा होगा जो मेन मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि जैसे हम जैसे इसमें बता रही थी पिछली बार कि स्वर और व्यंजन का जो वर्ण संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला स्वर व्यंजन का संयोजन और व्यंजन व्यंजन का। तो उसमें मैं आपको ये बता चुकी थी कि स्वर व्यंजन का संयोजन यानी कि आपने ये चीज़ देखी होगी अब तक जो मैंने बताया उसमें आपने ये देखा होगा कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द किससे मिलकर बनते हैं। ये बात हो चुकी थी पिछली बार भी कि शब्द जो हैं वो वर्णों से बनते हैं। तो जब हम कोई भी वर्ण लिखते हैं तो यदि उसमें जो व्यंजन है वो यदि उसमें कोई स्वर का समावेश है तो या तो वो स्वर उसमें मात्रा के रूप में दिखाई देता है, और यदि उसमें आपको मात्रा के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसमें आ छुपा हुआ है, छोटा वाला आ। ठीक है बेटा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब तक की। और जिसमें कुछ भी नहीं होता है, जो शुद्ध व्यंजन होता है अर्थात जिसमें कोई स्वर नहीं होता, ना ही कोई मात्रा दिखाई देती है और ना ही वो पूर्ण रूप से बिना हलंत का जो शब्द होता है जिसको हम, क्योंकि जो व्यंजन होता है, जो शुद्ध व्यंजन होता है जिसमें किसी स्वर का योग नहीं होता, उसको हम जब शब्द में दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको या तो हम हलंत लगाकर प्रदर्शित करते हैं या फिर हम उसको आधे वर्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसका मैं आपको उदाहरण भी दे चुकी थी देवदत्ता में। जैसे ता है, जो बीच वाला ता है, तो उसमें यही था कि ये जो है शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो इसलिए जो है ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है। तो इसको हम किस रूप में दिखाई देंगे, जब वर्ण वियोजित करेंगे तो इसको हम ता के बाद जो है हलंत दिखा के इसके बाद कुछ और नहीं दिखाएंगे, कोई स्वर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। मुख्य बातों में यही बात है, बाकी मैं थोड़ी बारीकी से कुछ बातें और भी बताती हूँ। फिर आता है बेटा व्यंजन और व्यंजन का संयोजन। दूसरी चीज़ क्या थी, व्यंजन और व्यंजन का संयोजन। तो इस संबंध में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि व्यंजन से व्यंजन के संयोग से कुछ संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। जैसे कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने ये कहा है कि स्वरहीन व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना नितांत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मात्रा संयोजन और संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उसमें पहला जो वर्ण है, जो श्रेणी है, वो है बेटा खड़ी पाई वाले वर्ण। क्या है, खड़ी पाई वाले वर्ण। तो खड़ी पाई वाले वर्णों से आप क्या समझते हैं, इन वर्णों के अंत में खड़ी पाई होती है। जैसे अब जैसे खा दे रखा है इन्होंने वर्ण, तो खा में आप क्या देख रहे हैं, जब हम खा लिखते हैं तो ये खा में खड़ी पाई लगती है ना, ऐसे गा में भी ये खड़ी पाई लग रही है, घा में भी खड़ी पाई लग रही है, ना पे भी खड़ी पाई लग रही है और वा में भी खड़ी पाई लग रही है। हो गया ना। तो ये खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं। इन वर्णों में जब मात्रा का संयोजन करते हैं,
मात्रा किससे लगती है? स्वरों से। तो इन वर्णों में जब किसी मात्रा का संयोजन होता है तो वो खड़ी पाई के साथ होता है, जबकि हम इतनी बारीकी से शब्दों को लिखते समय ध्यान नहीं देते। ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो हैं जब लिखते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, बस उन्होंने लगा दी, बात ख़त्म हो गई। जबकि आप देखिए शुद्ध रूप क्या है कि जब आप लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे, तो ये जो खड़ी पाई है खा में, वो जो मात्रा एक ही लगाई है वो इस खड़ी पाई के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे वेद लिखा तो जो वेद में वा में जो खड़ी पाई है, जो हम एक ही मात्रा लगा रहे हैं, वो इसी खड़ी पाई के ऊपर लगनी चाहिए, ये नहीं कि दाएं बाएं कर दी, ठीक खड़ी पाई के ऊपर। ऐसे नेक शब्द है, ऐसे यहाँ पे तो खैर सारे के सारे ये उदाहरण जो हैं वो एक ही मात्रा के, चाहे वो ई की हो, जो भी है इस टाइप की जो मात्राएं होंगी वो किस में लगेंगी? जो खड़ी पाई है। तो जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं तो उसमें जो मात्रा का संयोजन होता है वो किस पर होगा? खड़ी पाई पर होगा।